आप तुलना कीजिए, जिसकी जो परिवार जनसंख्या ज्यादा है, जिस परिवार मेंबर ज्यादा है, उसमें देखिए आप रहना, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, विद्यालय, उनका पढ़ाई का लेवल, सब चीज आप देखिए। फिर आप उसकी तुलना कीजिए जो छोटा परिवार है, छोटे परिवार से तुलना करोगे तो रात दिन का अंतर है। ज्यादा बच्चे हैं, वो जो फैमिली है उस फैमिली के अंदर पढ़ाई का लेवल डाउन होगा, कम है, उनको पढ़ाना आसान है। तो हर तरह से हम यदि तुलना करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि परिवार जितना छोटा होगा उतना फायदा है। जितना छोटा परिवार होगा, मतलब कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, तो जितना परिवार छोटा होगा उतना परिवार सुखी होगा। ये चीज हमें लोगों को समझाने की जरूरत है। हालांकि अब आज के टाइम में लोगों को काफी हद तक ऑटोमेटिक समझ में आ गया, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनको हमें ये चीज समझानी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 12th एनसीईआरटी बेस्ड बायो का 4th चैप्टर के साथ, और हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नाम है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य यह जो चैप्टर है, ये इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था मानव में जनन, उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है, मतलब जनन से रिलेटेड ही यह चैप्टर है। तो इसमें हम मानव के अंदर जनन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है कि आपने इससे पहले वाला जो वीडियो है वो हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको हमने 10 वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया है। तो आपने वो वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, आप समझे होंगे, सीखे होंगे, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं उससे पहले आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि कोई ऐसी चीज, हालांकि आपने जैसे क्लास में पढ़े हैं, आपके पास नोट्स है तो ऑलरेडी उसको लेके बैठे हैं, ताकि उसमें कोई नई चीज हो तो आप उसको वहीं ऐड कर सकते हैं। अब सीखने के लिए अब जरूरी नहीं है कि आप इसको सीखें। सीखने के लिए यदि आप और भी कहीं आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है सीखने के लिए, तो सीखने वाली कोई चीज है, अपने काम की चीज है, हमें लगता है कि ये हमारे भविष्य में कभी भी काम आ सकती है, ऐसी चीज आप नोट करते रहें। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कक्षा 12 उसका ये 4th चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उस जनसंख्या के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम हमारे लेवल पर है वो जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, जनसंख्या के ऊपर यदि हम कंट्रोल करते हैं तो देखिए हम देश के विकास में कितनी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। आज हमारे सामने जो समस्या है वो जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि की ही समस्या है। यदि इसको कंट्रोल कर दिया जाए तो हमारे देश के अंदर विकास की दृष्टि से 4 चांद लग सकते हैं। मतलब देश में गरीबी है या जो बेरोजगारी है, इन सब चीजों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही जनसंख्या वृद्धि को हम रोककर। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य का मतलब, जनन स्वास्थ्य सबसे पहले किसे कहेंगे? तो जनन स्वास्थ्य का मतलब यह है कि एक आदमी जननात्मक रूप से स्वस्थ हो। जननात्मक का मतलब क्या है? जननात्मक का मतलब है उसमें सभी जनन अंग पाए जाए, और जनन अंग जो है वो विधिवत अच्छे ढंग से कार्य करे। मतलब उनमें जैसे मादा है तो उसमें मादा युग्मकों का निर्माण हो, नर है तो नर युग्मकों का निर्माण हो, नर के अंदर नर अंग, मादा के अंदर मादा जनन अंग, ये अच्छे ढंग से कार्य करे, प्लस इनका जो कार्य है वो सुव्यवस्थित ढंग से करे। इसी को हम कहेंगे जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज। इसी के अलावा इसके साथ में और हम जोड़ देते हैं भावनात्मक रूप से आदमी स्वस्थ हो। देखो, यदि हम स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो कई बार हम क्या देखते हैं, एक आदमी जिसमें कोई रोग नहीं है वो स्वस्थ है। कदापि यह परिभाषा उसकी सही नहीं है। ओनली स्वस्थ व्यक्ति को या स्वास्थ्य को हम रोग से नहीं जोड़ सकते।
हाँ रोग नहीं है, वो स्वस्थ जरूर है, लेकिन केवल रोग से ही या व्यक्ति के अंदर रोग नहीं है या हम कोई शारीरिक कोई रुकावट नहीं है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति स्वस्थ है। ये ओनली इसकी जो परिभाषा है इसको इतना संकुचित नहीं किया जा सकता। अब जननात्मक रूप से यदि बात करते हैं तो वहां पर भी वो बात है कि आदमी जननात्मक रूप से स्वस्थ है, अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन इस जननात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं, जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए WHO ने एक परिभाषा दी थी। WHO ने ये कहा था कि एक आदमी जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण शब्द है संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। शारीरिक का मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाएं, कोई एब्सेंट नहीं हो, कमी पेशी नहीं हो और वो अच्छे ढंग से कार्य करे। फिर आता है भावनात्मक रूप से, मतलब आदमी की भावनाएं भी सही होनी चाहिए कि मतलब किसी के बारे में गलत नहीं सोचें, ये भावनात्मक रूप में आएगा। जननात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जनन के मामले में या जननात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत भावना हमारे दिमाग में नहीं आए। व्यवहारात्मक रूप से, व्यवहार जैसे हम ये कह देते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, मान लो छोटी लड़की है तो हमारी बच्ची के समान, हम उम्र है तो हमारी बहन हो जाएगी, और एज में ज्यादा है तो हमारी मदर या जो हम उसको दादी भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन होनी चाहिए और ऐसा हमारे दिमाग के अंदर ख्याल आना चाहिए। छोटी बच्ची है मतलब जो बच्ची है बस, हम हमारे दिमाग के अंदर उसके खिलाफ है जननात्मक रूप से कोई नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। ये हम इसको भावनात्मक स्वस्थ भी कह सकते हैं, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ भी कह सकते हैं। यदि जैसे मान लो देखो ये टीन वाली एज है, 13, 14, 16, 17, इस एज के अंदर जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था के दौरान कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक लड़का है और किसी गर्ल्स को देखते उसके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, इसका मतलब वो जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है, और ऐसा समाज भी जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। तो व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक स्वास्थ्य इसमें आएगा। समाज के अंदर, समाज में वो सामाजिक जो रीति रिवाज है या समाज के अंदर भी उस व्यक्ति की क्या कहते हैं इमेज भी होनी चाहिए। तो ऐसा जो स्वस्थ व्यक्ति है इसको हम क्या कहेंगे, जननात्मक स्वस्थ। ऐसा जो समाज है उसको हम कहेंगे जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज। मतलब वह व्यक्ति जननात्मक रूप से, जननात्मक दृष्टि से, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से ये व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, तो ही हम इसको एक स्वस्थ समाज का पार्ट कहेंगे। अब देखिए जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की समस्या है, जो ये एक ऐसा पार्ट है कि इसमें यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो लोग है वो दूसरे व्यक्ति को बताने से भी कतराते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई यौन रोग है, ठीक है, ये हमारी पहली समस्या है। समस्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है यौन रोग, वेजाइनल डिजीज, मतलब इसको रक्तिज रोग भी कहते हैं। यौन रोग का मतलब है यौन जो अंग है उनसे संबंधित रोग। जैसे मान लो नर के अंदर बात करें तो जो नर जनन अंग जैसे शिशन है या अदर जो भी अंग है उससे रिलेटेड कोई अंग है उनमें कोई रोग हो। मादा है तो मादा के अंदर जो मादा जनन भाग है उससे रिलेटेड कोई रोग हो तो हमें क्या इन रोगों के बारे में पहली बात जानकारी नहीं होती है, हम इनको हल्के में ले लेते हैं, शर्म महसूस करते हैं, हर किसी को बताते नहीं है, और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनको भी पूरी डिटेल से हम ये बात बता नहीं पाते हैं, शर्म के कारण हम उनको कह नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो यदि यौन रोग मान लो किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो तो जननात्मक रूप से स्वस्थ है ही नहीं, वो तो सीधा शारीरिक रोग की बात करते हैं। यदि रोग प्रेजेंट है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और शारीरिक रूप से यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर वो जननात्मक स्वास्थ्य की बात करें या वो जनन रूप से जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। नेक्स्ट है जनन अंगों की जानकारी का अभाव। अब जैसे नर और मादा, अब भी तो जैसे हम इस पाठ में पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा है विभिन्न प्रकार के जो जनन अंग है
उनकी संरचना कैसी होती है, वो कैसे कार्य करते हैं, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, बच्चे का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, प्रसव कैसे होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें भी कौन सा व्यक्ति पढ़ेगा जिसने या जो अपने साइंस संकाय से है, उन लोगों को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होती है। लेकिन मैक्सिमम मैं कहूं 90% जो लोग हैं उन्होंने कोई साइंस थोड़ी ले रखी है, और कई साइंस में भी ऐसे होते हैं जो गंभीरता से नहीं पढ़ते या स्टडी हो गंभीरता से नहीं करते, उनको भी इसकी जानकारी नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब है जनन अंगों की जानकारी का यदि अभाव हो तो भी आदमी जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। अब एक गर्भ निरोधकों की जानकारी का अभाव, जैसे अब जनन अंगों के बारे में जानकारी नहीं भी है तो भी जब प्यूबर्टी में आते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के मादा है तो उसके अंदर मादा के लक्षण प्रकट होते हैं, नर है तो नर के लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद में जो हमारे देश के अंदर लड़के और लड़की की शादी की उम्र जो तय की गई है उस उम्र में इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में ये जो लड़की है वो माँ बन जाती है, सब कुछ हो गया। और उसके बाद में मान लो 2-4 संतान भी हो गई। अब वो जनसंख्या वृद्धि की रोक लगाना चाहते हैं या बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको जानकारी का अभाव है कि क्या किया जाए। ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि गर्भ निरोधक टैबलेट या विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक साधनों को काम में लेकर हम जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। तो क्या होगा, एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। यौन अपराध, अब देखिए किशोरावस्था के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो जाती है, विभिन्न प्रकार के यौन अपराध, जैसे मान लो बलात्कार हो गया किसी के साथ, छेड़छाड़ आदि ऐसी घटनाएं भी खूब होती है। यदि ऐसा कि हमारे समाज में होता है तो हम जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। ऋतुस्राव के बारे में जानकारी नहीं, लड़कियों के अंदर जब यौनावस्था आती है, जैसे मान लीजिए 11 से 13 साल के दौरान, तो उनमें महावारी चक्र शुरू होता है। पहली बार जो महावारी चक्र आता है, महावारी आती है, उसको हम रजोदर्शन कहते हैं, मेनार्की जिसको बोला जाता है। तो इसके बारे में भी यदि कंप्लीट जानकारी है तो लड़कियां उस हिसाब से प्रिपेयर रहती है। यदि जानकारी नहीं होती है तो फिर मिस्टेक हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें या लड़कियों को ऋतुस्राव के बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो वह स्वस्थ जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का पार्ट नहीं है। सगर्भता तथा प्रसव उपरांत, सगर्भता और प्रसव उपरांत के बाद में क्या करना है इसकी भी जानकारी नहीं हो। जैसे सगर्भता, मनुष्य के अंदर जो सगर्भता है वो 9 माह की होती है। अब 9 माह के अंदर मादा के अंदर कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई परिवर्तन आएंगे, क्योंकि बच्चे का विकास उस मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। ऐसी कंडीशन में यदि जानकारी नहीं होगी तो भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रसव के दौरान हो सकता है, प्रसव के बाद बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, ये सब चीजें हैं वो हम जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। या जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है, उसमें ये समस्या हमारे सामने आती है। मादा भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण, तो लिंग परीक्षण के बारे में यदि बात करते हैं तो ये हमारे सामने अजीब समस्या है बहुत ही। अब गवर्नमेंट इसके लिए रोक भी लगा रही, गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून भी बना रखा है। क्या होता है कि मान लो एक ऐसा दंपति है जिनको लड़की की आवश्यकता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 2-3 लड़की पहले से है तो उनको लड़की की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में होता क्या है, वो प्रसव होने से पहले भ्रूण जो माता के पेट में पल रहा है उसका लिंग चेक करवाएंगे, लिंग की जांच करवाएंगे, और लिंग जांच करवाने के बाद पता लग जाएगा कि पल रहा जो भ्रूण है वो नर है या मादा। मादा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, इसी को हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। और यदि नर है तो वैसे तो नर की उनको जरूरत होती है, और यदि नर है तो उसकी हत्या कम की जाती है, तो इसी को हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। अब यदि ऐसे कन्याओं की हत्या होती रहेगी तो क्या होगा, लिंगानुपात कम होगा। अब लिंगानुपात कम होगा तो निकट भविष्य में हमारे सामने समस्या आनी है, क्योंकि लड़कियों की संख्या हो जाएगी कम, लड़कों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो समाज का संतुलन भी बनाए रखना जरूरी होता है। अशिक्षा, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। लोग अशिक्षित है, लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है, लोगों को समझाते हैं तो उनको समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना है, या समझाने वाला पर्सन क्या कह रहा है। तो अशिक्षा भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। फिर आता जनसंख्या विस्फोट, ये तो समस्या है ही। जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर देश की जनसंख्या
35 करोड़ थी। उसके बाद में जनसंख्या बहुत ज्यादा, मतलब अचानक जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। वर्तमान की जो बात करें तो हम विश्व के अंदर जनसंख्या के मामले में नंबर 2 पर है। एक नंबर पे कौन है? चाइना। अब जैसे अभी हम बात करें तो 2021 के अंदर जनगणना नहीं हुई है, हो सकता है हम चाइना से आगे निकल गए हों, वो तो जनगणना होने के बाद पता लगेगा। मतलब हम पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या के मामले में है वो 2 नंबर पर है। और वर्तमान यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो कम से कम 150 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या होगी। अब देखिए इसके बाद में स्तनपान जागरूकता का अभाव। मान लो बाल विवाह हुआ, और बाल विवाह नेक्स्ट पॉइंट बाल विवाह ये बाल विवाह हो गया। एक जो लड़का है इसकी उम्र है विवाह की कर रखी 21 साल, लड़की की कितनी है? 18 साल। यदि 21 साल से पहले लड़के की शादी या 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? बाल विवाह। बाल विवाह हो गया मान लो किसी का, तो बाल विवाह के बाद में क्या होगा? बाल विवाह हो गया, अब लड़की जननात्मक रूप से क्या कहते हैं वो जनन कर सकती है, क्योंकि जैसे ही वो प्यूबर्टी की अवस्था आती है उसमें मासिक धर्म शुरू हो जाता है, अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो जनन कर सकती है, लेकिन वो जननात्मक रूप से परिपक्व नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? कई बार जब निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद में प्रसव का जो प्रोसेस होता है उस दौरान लड़की की डेथ हो जाती है, माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है। तो ऐसी भी कई घटनाएं होती है। और दूसरा, मान लो किसी का बाल विवाह होगा, बाल हो गया, लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, लड़की मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो ऐसी कंडीशन में तलाक भी हो सकता है। कई बार लड़का गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता, मतलब वो अनपढ़ रह जाता है, लड़की पढ़ लिख जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी डिवोर्स हो सकता है। तो ये बाल विवाह के दुष्परिणाम है। तो हम ये कह सकते हैं यदि हमने बाल विवाह किया है इसका मतलब हम जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। स्तनपान जागरूकता, माँ बच्चे वो माँ बनने के बाद में बच्चे को स्तनपान करवाना होता है। अब स्तनपान के बारे में मान लो जानकारी नहीं होगी तो भी हम जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है, बच्चे का विकास है उतना नहीं होगा। बाकी हमारे समाज के अंदर एक और धारणा चल रही है कि जो लड़का और लड़की इनमें हम भेद करते हैं कि लड़का और लड़की, तो लड़की है ऐसा मान देंगे पराये घर का धन होती है, और लड़का है वो हमारे साथ रहेगा, या जो बुजुर्ग माता पिता है उनको ये कमा कर भी देगा। ऐसी धारणा भी हमारे दिमाग के अंदर और हमारे समाज के अंदर चल रही है। यदि ऐसा हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है तो भी हम जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की समस्या हैं ये एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। जनन स्वास्थ्य के बारे में या जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज की स्थापना करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है या गवर्नमेंट ने आज तक क्या प्रयास किया? तो इसमें भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। विश्व के अंदर भारत पहला देश है, विश्व के अंदर भारत पहला देश है जहां पर संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में लेकर योजना बनाई गई और कार्यक्रम शुरू किए गए। पूरे विश्व के अंदर भारत पहला देश है जिसमें संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य मानकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। अब देखो सबसे पहले कार्यक्रम, पहले प्रयास के अंदर, जैसे भारत आजाद हो गया 1947 के अंदर, 1950 के अंदर संविधान लागू हो गया, जस्ट उसके बाद 1951 के अंदर सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया भारत के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रयास है। पहला प्रयास भारत के अंदर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में लेकर उसके ऊपर काम शुरू किया गया। परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? 1951 में, 1951 में। इसका उद्देश्य था जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाना इसका उद्देश्य था। और यह जो कार्यक्रम था यह 100% है वो केंद्र प्रवर्तित था, मतलब केंद्र सरकार का कार्यक्रम था। 100% जो पैसा खर्च किया जाना था वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना था। इसके बाद में
यही जो कार्यक्रम है इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया 1977-78 के अंदर, 1977-78 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब ये जो कार्यक्रम है ये परिवार के कल्याण के लिए काम करता था, इसलिए इसका नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। और इसका प्रतीक एक लाल त्रिकोण, ऐसा एक इसका प्रतीक रखा गया। ये प्रतीक जो कि लाल रंग का ऐसा था, लाल रंग का था, और यहाँ पर ऊपर है वो ऐसे 2-3 बच्चों के चित्र भी बनाए गए हैं। तो ये इसका प्रतीक है परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसके बाद देखो और सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, मतलब जनसंख्या के ऊपर रोक कैसे लगानी है उसके लिए एक है वो नीति का निर्माण किया। तो जनसंख्या नीति का निर्माण किया। उसके बाद में 2005 के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम कहते हैं NRHM, क्या कहते हैं, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शुरुआत कब हुई, 2005 के अंदर। और इसी के साथ में शहरी परिवार कल्याण योजना यह भी शुरू की गई। और सबसे बाद में वो व्यापक प्रतिरक्षाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रतिरक्षाकरण कार्यक्रम का मतलब इसमें क्या होगा, टीकाकरण, विभिन्न प्रकार के रोगों के अलग अलग जो टीके हैं वह कार्यक्रम चलाया गया, व्यापक प्रतिरक्षाकरण कार्यक्रम। इसके अंदर टीकों का टीके लगाने शुरू कर दी। अभी भी जैसे मान लो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सरकार के द्वारा एक कार्ड बनाया जाता है और उसमें प्रत्येक टीका गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री में। और उसमें दे रखिए कौन सा टीका कितने समय बाद लगेगा। अब वो प्रसव चाहे हॉस्पिटल में हुआ हो, चाहे बाहर हुआ हो, कहीं पर भी हुआ हो, उसका कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद में नजदीक में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर उसका वो टीकाकरण किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यदि हम बात करें तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RCH, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। वर्तमान में यदि हम बात करें तो यह जो कार्यक्रम है वो प्रभावी है। यह कार्यक्रम अपना काम कर रहा है और इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला इनका जो लक्ष्य है वो है तात्कालिक लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य के अंदर यह है कि शिशु एवं मां के स्वास्थ्य की सुरक्षा। पहला तात्कालिक मतलब ऑन स्पॉट इमरजेंसी में बात करें तो शिशुओं और मां उनके स्वास्थ्य की जो सुरक्षा है वो इनका तात्कालिक लक्ष्य है। सबसे पहला काम है इन दोनों की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। नेक्स्ट दूसरा आता है माध्यमिक लक्ष्य। माध्यमिक में यह है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर इसमें कमी लाना। ये तात्कालिक लक्ष्य में नहीं है क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा। तो शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। और नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है अंतिम लक्ष्य। और अंतिम लक्ष्य या अंत में क्या काम करना है? जनसंख्या वृद्धि के ऊपर नियंत्रण लगाना, मतलब जनसंख्या वृद्धि पर रोक या जनसंख्या पर नियंत्रण। तो ये जो RCH है या जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, इसके 3 लक्ष्य हो गए, एक तात्कालिक, एक माध्यमिक और अंतिम। तो अंतिम जो लक्ष्य है वो तो यही रहना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक कैसे लगाई जाए, जनसंख्या को कैसे कम किया जाए या जनसंख्या बढ़े नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है। अब ये 3 लक्ष्य हैं इनके। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है? तो देखिए, अनचाही सहगर्भता का प्रबंधन एवं रोकथाम। अनचाही मतलब आवश्यकता नहीं थी या गर्भ निरोधक काम नहीं किए, ऐसी स्थिति में मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसे यदि सहगर्भता, जैसे मान लो रेप केस हो गया, बलात्कार हो गया या और कोई जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती हो गई और मादा है वो सहगर्भता की स्थिति में है या प्रेग्नेंट हो गई, मेरे कहने का मतलब, तो ऐसी स्थिति में उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको कैसे रोकना है। तो ऐसी अनचाही संतानें नहीं हो, इस तरह से ये काम करेगी। फिर मातृ की देखभाल मतलब माता की देखभाल करना। फिर जो शिशु है, बच्चे ने जन्म लिया,
उसके बाद वो लंबे समय तक जिंदा कैसे रहे, उसके लिए उत्तरजीविता सुनिश्चित करना। मतलब वो बच्चे ने जन्म लिया है तो बच्चे की मृत्यु नहीं हो, मां ने बच्चे को जन्म दिया तो माता की देखभाल करना, और शिशु का जन्म हो गया तो उसकी उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना। फिर जनन तंत्र के संक्रमणों की रोकथाम, जनन से संबंधित जितने भी रोग है या जनन तंत्र के जो संक्रमण है उनकी रोकथाम करना। एड्स की रोकथाम, जो एड्स है HIV वायरस से फैलता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके ऊपर रोक लगाना। यह रोग हमारे समाज के अंदर बहुत ही विकराल रूप ले चुका है, या हम इसको कहेंगे भयानक रूप ले चुका है, तो इसकी भी रोकथाम करना। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, टीके लगाना ताकि जो नई जनरेशन है उनको वो रोग ही नहीं हो। टीकाकरण के दौरान हर एक जो अलग अलग रोगों में अलग अलग टीके लगते हैं, तो यदि हम सभी टीके लगा लेंगे तो जो बच्चा है वो कभी रोगग्रस्त नहीं होगा। तो व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम को भी चलाया जाता है RCH के द्वारा। युगल रक्षा दर में वृद्धि लाना, मतलब युगल का मतलब जोड़ा, पति पत्नी, इसमें क्या होगा कि इनकी रक्षा में वृद्धि लाना, मतलब इनमें किसी भी प्रकार का जनन से संबंधित कोई डिफेक्शन नहीं हो। उत्तरदायित्वपूर्ण, मतलब जिम्मेदारी से काम करना। संतोषजनक, लोगों को संतुष्ट भी करना, और सुरक्षित जनिक जीवन सुनिश्चित करना, ये भी RCH का कार्य होता है। RCH की कार्यनीति, मतलब RCH जो है जनन एवं बाल सुरक्षा जो कार्यक्रम है, यह क्या कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसका कार्य है लोगों को जागरूक करना, और लोगों को जागरूक करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते हैं, इनके द्वारा प्रचार किया जाता है। और इसमें रेडियो काम में किया जाता है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, लाउड स्पीकर के द्वारा, नुक्कड़ नाटक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इनके द्वारा ये लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। जागरूकता कैसे फैलाएंगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, इससे क्या नुकसान है, या शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, इसको कैसे रोकना है, इन सब चीजों के बारे में वो प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोग अवेयर हो जाए। दूसरा है विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ये तो अब हम पढ़ ही रहे हैं, मतलब आपके 12th क्लास के सिलेबस के अंदर ये मैटर दिया, इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि आप इस देश के युवा पीढ़ी है, और आप मतलब किशोर है या यौवनावस्था प्रवेश कर चुके हैं, और जो विवाह की आयु है आप उसके नजदीक है, कुछ समय के बाद आपकी शादी होगी, आपका विवाह होगा, तो उसके बाद में आप इस जनन से संबंधित जो भी मामले हैं इसकी जानकारी आपके पास रहे, और आप उसके अकॉर्डिंग है वो आगे का जीवन जिए। तो विद्यालयों के अंदर यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ये आप खुद तो समझ रहे हैं। इसके अलावा अब यदि आपको जानकारी होगी यौन शिक्षा की, मतलब क्या नर है, क्या मादा है, नर में क्या होगा, मादा में क्या होगा, बाद में क्या होगा, निषेचन है, बच्चे है, वो सब चीजें मतलब आप समझ जाओगे, तो एक वो चीजें आप अपने ऊपर लागू करोगे, और अपने के बाद में आपके परिवार के अंदर ऐसा कोई मामला हो या उसके लोगों को भी आप वो समझा सकते हैं। इसके अलावा युवा वर्ग को जानकारी, पहली बात तो आप कक्षा 12 के अंदर है, आप युवा वर्ग में आते हैं। इसके अलावा जो नहीं पढ़ने वाले भी हैं और युवा वर्ग है, मतलब इनकी शादी हो चुकी है या ये जननात्मक रूप से परिपक्व है या मैच्योर है, उनको जागरूक करना इसके बारे में, ताकि हम क्या करें, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज को तैयार कर सके। इसके अलावा इनका काम है गर्भ निरोधक जो साधन है उनके बारे में जानकारी देना, प्रसव के बारे में, शिशु की देखभाल, स्तनपान, इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी देना। लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान, इसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी देना, ये भी इनका काम है। जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से अवगत कराना, हम उनको समझाते हैं, मतलब किसी गांव के अंदर किसी चौराहे के ऊपर कोई मीटिंग रख के लोगों को ये समझाएं कि जनसंख्या वृद्धि से क्या नुकसान है। वहां तुलना करो कि जैसे मान लो एक परिवार है जिसमें 10 बच्चे हैं, एक दूसरा परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, अब आप तुलना कीजिए उनके क्या हाल है और इनके क्या हाल है। तो आप उनको यदि इस तरह से समझाते हैं तो ज्यादा नहीं तो 50% भी उनके दिमाग के अंदर ये मामला सेट हो जाता है कि ज्यादा
बच्चे होने से या जनसंख्या ज्यादा होने से क्या नुकसान है। अब उन्हीं को पूछो कि उस परिवार की क्या कंडीशन है, इस परिवार की क्या कंडीशन है। आप तुलना कीजिए, जिसकी जो परिवार जनसंख्या ज्यादा है, जिस परिवार मेंबर ज्यादा है, उसने देखिए आप रहना, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, विद्यालय, उनका पढ़ाई का लेवल, सब चीज आप देखिए। फिर आप उसकी तुलना कीजिए जो छोटा परिवार है, छोटे परिवार से तुलना करोगे तो रात दिन का अंतर है। ज्यादा बच्चे हैं, वो जो फैमिली है उस फैमिली के अंदर पढ़ाई का लेवल डाउन होगा, कम है, उनको पढ़ाना आसान है। तो हर तरह से हम यदि तुलना करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि परिवार जितना छोटा होगा उतना फायदा है। जितना छोटा परिवार होगा, मतलब कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, तो जितना परिवार छोटा होगा उतना परिवार सुखी होगा। ये चीज हमें लोगों को समझाने की जरूरत है। हालांकि अब आज के टाइम में लोगों को काफी हद तक तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनको हमें ये चीज समझानी पड़ रही है। ऐसे कोई अशिक्षित परिवार है जो शिक्षित नहीं है, उनको नफे नुकसान का मतलब जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में उन परिवारों की जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो उनको समझाने की जरूरत है कि भाई साहब, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती गई, आपके दादाजी के 10 बच्चे होते तो फिर 10 के 10 होते तो 100 तो यहाँ 2 पीढ़ी हो जाते। तो गुणोत्तर बढ़ती होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आप रोक लगाइए ताकि आपका जीवन खुशहाल हो सके और आपके बच्चों का जीवन भी खुशहाल हो सके, और आपका खान पान, आपका रहन सहन, वो सब चीज चेंज हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं वो हम यहाँ बता सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से लोगों को अवगत करवा सकते हैं। यौन अपराध, यदि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो यौन अपराध बढ़ेंगे। और सामाजिक उत्पीड़न, शादी भी कर दी बच्ची की तो उसके साथ में भी ऐसी कई घरेलू हिंसा संबंधी घटनाएं हो जाती है। हम किस किस को रोकेंगे? जैसे मान लो एक परिवार है जिसकी 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां ससुराल जा रही है, मान लो। अब 10 लड़कियां ससुराल जा रही है और एक परिवार में एक बच्ची ससुराल जा रही है, तो एक बच्ची के ऊपर ध्यान ज्यादा रहेगा या 10 के ऊपर ध्यान ज्यादा रहेगा? एक के ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्राकृतिक चीजें हैं, हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, बावजूद इसके यदि हम ध्यान रखें उसकी शिक्षा के बारे में या उसके रहन सहन के बारे में, उनके कपड़े लत्ते के बारे में, खान पान, कहीं पर भी आप देखेंगे तो एक को टैकल करना आसान है उन 10 के बजाय। तो हम क्या करें, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाकर ये सब कुछ कर सकते हैं। घरेलू हिंसा है, यौन दुर्व्यवहार, जैसे मान लो किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई या बलात्कार हो गया या किसी के साथ में झगड़ा भी हो गया, तो ये जितने ज्यादा मेंबर होंगे तो ज्यादा होगा। जनन संबंधी जानकारी देना, प्रचार करेंगे, लोगों को जनन के बारे में समझाएंगे कि भाई नर के अंदर ये लक्षण होंगे, मादा के अंदर ये लक्षण होंगे, मादा जब यौनावस्था में आएगी तब उसमें माहवारी चक्र भी शुरू होगा, मतलब योनि मार्ग से ब्लड भी बाहर आएगा। ये उन चीजों की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो क्या होगा, वो मादा है वो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होगी। तो माहवारी के बारे में बताना, बंधिता के बारे में, मान लो किसी परिवार को, किसी दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो बंधे है, तो उसको समझाना, देखो भाई इसमें ये प्रॉब्लम है या मादा में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको और आगे समझाना कि मान लो आपको प्राकृतिक रूप से बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप बंधे हैं, ऐसी स्थिति में आप कोई आधुनिक तकनीक है उनका उपयोग ले सकते हैं, उनको काम में ले सकते हैं ताकि आप भी है वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। इसके अलावा जो लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या है, इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध, ये आरसीएच का काम है, कहीं पर भी भ्रूण हत्या नहीं हो, कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। अब देखिए कन्या भ्रूण हत्या में होता क्या है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या मतलब ये एक तरह की सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी के अंदर होता क्या है, देखिए हमने इससे पहले बात की थी कि भ्रूण का जब विकास होता है उसकी वो 4 तरह की भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। एमनियन पाई जाती है, कोरियन पाई जाती है, यॉर्क सेट पाया जाता है और एलेनकोइस पाई जाती है। 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है। अब इसके अंदर जो एमनियन होती है, एमनियन के अंदर एक द्रव होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव। एक सुई के द्वारा वो एमनियोटिक द्रव को बाहर लिया जाता है। ध्यान रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, अपराध को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। सिरिंज के द्वारा 20 से 30 ml
जो एमनियोटिक द्रव उसको बाहर लिया जाता है। अब उस एमनियोटिक द्रव के अंदर जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि पल रहा भ्रूण लड़का है या लड़की। इस विधि को हम कहते हैं ओल्व परीक्षण या एमनियोसेंटेसिस को कहा जाता है। यह जो विधि है यह एमनियोसेंटेसिस या ओल्व परीक्षण कहलाती है। और यह जो विधि है इसके द्वारा लिंग का परीक्षण हम 16 से 18वें सप्ताह के बीच में कर सकते हैं। मतलब सगर्भता की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके 16 से लेकर 18वें सप्ताह के दौरान ओल्व विधि के द्वारा लिंग जांच की जा सकती है। आरसीएच की कार्यनीति के अंदर प्रतिरक्षाकरण या टीकाकरण का कार्यक्रम, टीके लगाए जाते हैं और जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये सभी कार्य आरसीएच के द्वारा किए जा रहे हैं। अब ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रसव ज्यादा से ज्यादा संस्थागत हो, प्रसव अधिक से अधिक हॉस्पिटल के अंदर हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने फुल व्यवस्था कर रखी है। जैसे एक जो वाहन है जननी सुरक्षा के नाम से 104 नंबर जो एम्बुलेंस है वो ओनली इस संस्थागत प्रसव के लिए है। मतलब कोई गर्भवती महिला है और प्रसव होने वाला है, उस महिला को हॉस्पिटल लाने और हॉस्पिटल से वापस घर ले जाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो संस्थागत प्रसव अधिक से अधिक हो इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जैसे जननी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि यदि ग्रामीण क्षेत्र के महिला है तो उनको 1800 रुपए है और शहरी क्षेत्र की महिला है उनको 1400 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा उनको जो एएनएम या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या जो भी उसको लाती है उसको प्रेरक कहते हैं, तो प्रेरक को प्रोत्साहन शुल्क राशि के लिए उसको भी 200 रुपए है ऐसे उसको दिए जाते हैं, ताकि सरकार का या ये जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसका एक उद्देश्य है कि शिशु की मृत्यु दर कम हो जाए और मातृ मृत्यु दर भी कम हो जाए। और ये सब करने के लिए 104 प्रोत्साहन राशि आदि की व्यवस्था भी की जाती है। अब देखिए और भी ग्रामीण क्षेत्र की कोई महिलाएं होती है, मान लो उसने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देने के बाद उसके बाद में जो माता है उसके अंदर ब्लड की कमी हो गई, ऐसी कंडीशन में जो बीपीएल परिवार की महिलाएं होती है उनको और हॉस्पिटल की तरफ से अच्छा भोजन के लिए उनको मतलब घी के कूपन भी दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट है वो आरसीएच जो विभाग है इसके द्वारा की जाती है। अब देखिए हमने जितनी भी बातें की है इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता रहेगी। देखिए हर जगह विशेषज्ञ नहीं है, हर जगह हॉस्पिटल भी नहीं है। अब हम जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो जैसे बाड़मेर जैसे में जो जिले इनमें तो लोग दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, रेतीले दौरों में रहते हैं, तो वहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। तो आवश्यकता सबसे पहली तो है कि हर जगह स्पेशलिस्ट नहीं होते। जैसे मान लो जिला मुख्यालय की बात करते हैं तो वहां तो हमें स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ब्लॉक लेवल की बात करें, तहसील लेवल की बात करें तो वहां पर हमें स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं, मतलब उपलब्ध है लेकिन जितनी जरूरत है उतने उपलब्ध नहीं है। जैसे ब्लॉक लेवल के ऊपर हर रोग का एक विशेषज्ञ होना चाहिए लेकिन उपलब्ध नहीं है, पोस्ट खाली है। ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं यदि विशेषज्ञ ही उपलब्ध नहीं है या डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है तो हमने ये जो विभिन्न प्रकार के टारगेट तय किए हैं या हमारी जो कार्यनीति है, हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी या उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो सबसे पहली जो बात है वो है स्पेशलिस्ट नहीं है या जिस डॉक्टर की आवश्यकता है, जिस वर्ग के डॉक्टर की आवश्यकता है उसकी उपलब्धता नहीं है। नेक्स्ट, हम इतना यदि सब कुछ करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास जो मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं नहीं है ताकि हम सभी लोगों तक पहुंच सकें। मतलब हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, उतने हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम वहां पहुंच सके, सुविधाएं नहीं है। और भौतिक संसाधन, हमारे पास भौतिक साधन भी नहीं है। हम मान लो किसी डॉक्टर की व्यवस्था भी कर दी लेकिन हर जगह हमारे पास हॉस्पिटल भी उपलब्ध नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो टारगेट है, हम वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास उतने भौतिक संसाधन भी नहीं है। मतलब इकोनॉमिकली हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इतने हमारे लक्ष्य है
हमने पहले लक्ष्य के बारे में बात की, उसके बाद हमने कार्य योजना के बारे में बात की। अब हमें किसकी आवश्यकता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी कमी क्या रहेगी या क्या कमी रह जाती है? सबसे पहली कमी है आर्थिक संसाधनों की कमी। इसके लिए हम इकोनॉमी रूप से अब स्ट्रांग होने चाहिए। उतना हमारे पास है वो पैसा भी नहीं है, उतना हमारे पास वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, तो सबसे पहली कमी है। दूसरी मानव संसाधनों की कमी। अभी हमने विशेषज्ञ की बात की, मतलब उतने नहीं है जितने होने चाहिए। अब भौतिक एवं संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, भौतिक संसाधन भी नहीं है हमारे पास, इतनी वो सुविधाएं भी नहीं है ताकि हम रेतीले धोरों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वहां तक अपनी पहुंच बना सके, इतने हमारे पास संसाधन नहीं है। और नेक्स्ट, लोगों में जागरूकता का भी अभाव है, लोग जागरूक भी नहीं है। हम यदि पहुंच भी जाते हैं तो लोगों में जागरूकता का अभाव होने की वजह से भी हम हमारे टारगेट तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य विभाग यह जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज को तैयार करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कहीं न कहीं कमी रह जाती है। और मेनली इसमें यह कमी आती है कि सरकार अपना प्रयास करे, सरकार पॉजिटिव वे में काम करे, लेकिन जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी यदि पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो ही हम एक जननात्मक रूप से बात करें तो स्वस्थ समाज का विकास कर सकते हैं।